Hello class, this is Divya, faculty of Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. In today's class, we will discuss the types of economy and indicators of economy from your subject Indian economy. So first of all, we understand what is economy. So the economy involves all production and consumption related activities as well as the trade of goods and सर्विस इन अ कंट्री. एक कंट्री में जो गुड्स और सर्विस से रिलेटेड ट्रेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनका प्रोडक्शन और कंजप्शन जो जिसमें प्रोडक्शन और कंजप्शन इंक्लूड होता है उसकी स्टडी ही को ही हम इकोनॉमी कहते हैं. उसके बाद एन इकोनॉमी इज़ ऑफन सिनोनिम्स ऑफ अ इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमी जो है उसको अक्सर सिनोनिम के तौर पर यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक सिस्टम के कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है तो इकोनॉमी के बारे में उसकी स्टडी से पता लगाया जा सकता है. देयरफॉर इट इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का इंक्लूड होता है टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. साथ में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट. और कौन कौन से कैसे लेबर और कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कितना प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट, ये सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है. इसके बाद है इकोनॉमी इज़ अ सोशल साइंस. इकोनॉमी क्या है? एक सोशल साइंस है जो कंसर्न करती है किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, कंजप्शन के साथ और गुड्स और सर्विसेज के. एक कंट्री में क्या कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है गुड्स और सर्विस का, तो उसके रिगार्डिंग कंसर्न किया जाता है इकोनॉमी में. वहीं से इकोनॉमी डिफाइंड होती है कंट्री की. It studies how individual, business, government and nations make a choice of allocating resources to satisfy their wants and needs. ये स्टडी करता है इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है कि कैसे एक इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट या और नेशन कैसे सेटिस्फाई करते हैं वो अपनी वांट्स और नीड्स को, अपनी और अपने सिटीजन्स की वांट्स और नीड्स को अपने चॉइस, अपने जो रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका सही एलोकेशन करके. साथ ही साथ ये बताता है how these groups should organize and coordinate effort to achieve maximum output. और जैसा कि बताया मैंने आपको कि एलोकेशन रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, उनको चॉइस उनका सही से करना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो वांट्स और नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो पाए. आपकी अगर इंडिविजुअल की बात हो रही है और अगर बिज़नेस की बात हो रही है तो बिज़नेस की, और गवर्नमेंट की बात हो रही है तो सिटीजन्स की. साथ ही साथ ये होता है कि कैसे कोऑर्डिनेशन उन सारे अलोकेशंस के उन सारे रिसोर्सेज के बीच को भी कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कैसे कोऑर्डिनेट्स एफर्ट्स जो होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन का होना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट जो है वो अचीव हो सके. इसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में. दो टाइप्स की इकोनॉमी होती है. फर्स्ट आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली फोकस करती है इंडिविजुअल पर, इंडिविजुअल कंज्यूमर पर, या जैसे माइक्रो में माइक्रो और मैक्रो दो टाइप होते हैं. माइक्रो में आई और ए का डिफरेंस होता है, बाकी जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम वैसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि माइक्रो में जो आई है वो डिफाइन करता है इंडिविजुअल को. मीन्स यहाँ पे जो स्टडी हो रही है वो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी हो रही है. किसी पर्टिकुलर किसी एक हाउस होल्ड की, किसी एक सिंगल पर्सन की या बिजनेस की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की या एक गवर्नमेंट एजेंसी की. तो वो क्या है, एक इंडिविजुअल लेवल पर यूनिट वाइज फोकस हो रहा है इंडिविजुअल लेवल पर, तो वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक कहलाती है. इसके बाद सेकंड पॉइंट बता रहा है कि एनालाइजिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. Microeconomics try to explain they respond to change in price and why they demand what they do at particular price level.
अब यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, उसके सर्टेन एस्पेक्ट्स को एनालाइज किया जाता है कि उसके पास जो पर्टिकुलर प्राइस लेवल अवेलेबल है उस पर वो कितने अपने वांट्स, अपनी जो डिमांड है उनको सेटिस्फाई कर सकता है, और उसके चेंजेस से, प्राइस के चेंजेस से कितना उनकी किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कितना क्या वो अपनी डिमांड को कम कर देंगे, किस तरीके से वो बैलेंस, सिंगल इंडिविजुअल अगर है या हाउस होल्ड है तो वो अपनी डिमांड को किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पर, यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर इसकी स्टडी की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ एंड वाई डिफरेंट गुड्स आर वैल्यूड डिफरेंटली। माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है कि कैसे हर डिफरेंट गुड्स जो हैं उनकी वैल्यू भी डिफरेंट होती है, और वो हर, जैसे कि गेहूं की जो वैल्यू है हाउस होल्ड के लिए वो डिफरेंट होगी एज़ कंपेयर टू बाजरे के। तो ये डिफाइन करता है कि कितनी वैल्यू देते हैं वो डिफरेंट गुड्स को, की डिफरेंट वैल्यू होती है। प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड होती है कि प्रायोरिटी पे किस चीज़ को आएगा, उसको कम नहीं कर सकते। बाकी की जो वांट्स हैं, बाकी की जो नीड्स है या वांट्स हैं, उनको कैसे हम कोऑर्डिनेट करा सकते हैं और कैसे बैलेंस बिठा सकते हैं। इसके बाद बताया गया है हाउ इंडिविजुअल मेक्स फाइनेंशियल डिसीजन। इसके बेसिस पे ही इंडिविजुअल क्या करता है, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बनाता है। सपोज दैट एक सिंगल हाउस होल्ड जो है वो एक महीने का राशन में कम से 4-5 हज़ार रुपये खर्च करता है, ठीक है, मान लेते हैं, या 1,000 रुपये खर्च करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली किस तरीके से अगर उसकी क्योंकि आप मान लीजिए अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, ठीक है, मान के लीजिए ये तो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो पैंडेमिक के टाइम पर रिसोर्सेज नहीं हैं, लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, लॉकडाउन है, तो इनकम नहीं जनरेट हो पा रही है। तो उस केस में अपना फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो किस तरीके से इंडिविजुअल लेता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और हाउ इंडिविजुअल बेस्ट ट्रेड, अब इसके बेसिस पे बेस्ट ट्रेड कैसे होगी कि घर की सारी ज़रूरतों को भी पूरा करना है, बैलेंस बना के भी चलना है, फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो सही होने चाहिए। अगर कहीं भी अभी कुछ गलत हो गया है, हर सेक्टर के लिए पैसे का बजट जो है वो सही बना होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन अच्छा होना चाहिए हर एक दूसरे के साथ, कि अगर इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इस गुड को लेना आज कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो हमें आने वाले समय में उसकी ज़रूरत ना ज़्यादा आनी पड़े, और उसको स्टॉक करके रखा है इतना कि आप आने वाले जो समय है उसमें उसका सही से यूटिलाइजेशन हो पाएगा, ख़राब नहीं हो जाएगा, इतना भी स्टॉक नहीं है कि ख़राबी हो गया। तो ये सब फाइनेंशियल डिसीजंस को मेक करने में इंडिविजुअल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक सिंगल सेक्टर, सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल हाउस होल्ड, एक गवर्नमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के द्वारा मतलब छोटे लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, स्मॉल लेवल पर डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं, ये स्टडी करी जाती है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स से मिक्रो इकोनॉमिक्स से आई का, ए का, उसमें आई था, इसमें ए है। ए का मतलब होता है यहाँ पे एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, मतलब यहाँ पे टोटल जो इकोनॉमी है उसकी स्टडी करी जाती है, मतलब लार्ज स्केल पर स्टडी की जाती है। वहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल यूनिट की स्टडी की जा रही थी, बट यहाँ पे जो है वो टोटल इकोनॉमी की स्टडी होती है। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एंड ओवरऑल इकोनॉमी ऑन बोथ अ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। ये क्या करता है, ओवरऑल इकोनॉमी की स्टडी करता है, दोनों लेवल्स पर, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। इट फोकस कैन include a distinct geographical region, a country, a continent और even the whole world, ठीक है। तो ये बड़े स्केल की बात हो गई जब आप स्टडी कर रहे हो एक कंट्री की इकोनॉमी को लेकर, कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी को लेकर, या
होल वर्ल्ड की इकोनॉमी को लेकर, जियोग्राफिकल रीजंस के बेसिस पे, तो ऑफकोर्स आप एक लार्ज स्केल पर इकोनॉमी की स्टडी करते हो। इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं जिनसे माइक्रो लेवल लार्ज स्केल पर इकोनॉमी की स्टडी हो पाती है। तो फर्स्ट है फॉरेन ट्रेड। आप फॉरेन ट्रेड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड, फॉरेन जो ट्रेड होती है मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो एक्सचेंज ट्रेड हो रही है, तो उसकी अगर स्टडी हो रही है तो दैट मीन्स कि आप लार्ज स्केल पर ही स्टडी कर रहे हो, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान आ रहा है, जा रहा है और उसकी स्टडी हो रही है। दैट मीन्स कि दोनों कंट्री की इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट की फिकल और मॉनेटरी पॉलिसी की बहुत लार्ज स्केल पे होती है। कंट्री की सारी बजटिंग उसमें इंक्लूड होती है, किस सेक्टर में कितना पैसा होगा जाएगा, किस सेक्टर को कितना पैसा मिलेगा, किस में कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, किस तरीके से होगा। तो ये सारी फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं रिगार्डिंग मॉनेटरी और फिकल पॉलिसी ये इंक्लूड होती हैं, तो उसकी स्टडी भी बहुत लार्ज स्केल पर की जाती है। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कि कंपनी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तभी तो लोग बेरोजगार हैं। अगर इकोनॉमी अच्छी होगी तो दैट मीन्स कि नए आयाम खुलेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये भी बहुत लार्ज स्केल पे होता है। उसके बाद द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन महंगाई और इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे भी बेसिस पे जो स्टडी की जाती है वो भी माइक्रो लेवल लार्ज स्केल की स्टडी होती है। इसके बाद द ग्रोथ ऑफ टोटल प्रोडक्शन आउटपुट एज रिफ्लेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का डिफाइन करता है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी कंट्री का जीडीपी बहुत गिरता जा रहा है, मीन्स हमारे यहाँ हमारे क्या कहते हैं बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, उनके कंजप्शंस नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जीडीपी के गिरावट का ही तो गिरावट ही तो आ रही है इसमें। उसके बाद स्टडी की जाती है बिजनेस साइकिल की। अब बिजनेस साइकिल में जो इन्वॉल्व होता है वो होता है एक्सपेंशन, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ये बिजनेस साइकिल है, ठीक है। आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में कि एक्सपेंशन आता है, कैसे एक्सपेंड करता है मार्केट, फिर उसके बाद बूम पीरियड आता है, मतलब एक पीक पीरियड आता है, बूम की स्टेज आती है, देन रिसेशन आता है एंड डिप्रेशन आता है। तो ये सारी जो बिजनेस साइकिल है, बिजनेस जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं वो उसमें जो स्टडी होती है बेसिकली इकोनॉमिक की स्टडी होती है लार्ज स्केल पे। तो ये होते हैं आपकी दो टाइप्स इकोनॉमिक्स के। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनसे जो इन्वेस्टर है इन्वेस्ट करते हैं जब भी किसी कंट्री में, तो इन इंडिकेटर्स के थ्रू उनको पता चल पाता है कि कंट्री की इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या मेरा ये डिसीज़न कंट्री में इन्वेस्ट करने का वो सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टर हो, कंट्री का हो, कंट्री के बाहर का हो, तो ये इंडिकेटर्स जो होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं, इनकी स्टडी से उनको पता चल पाता है कि क्या इस जगह पर इस सेक्टर में या इस जगह इस कंट्री में पैसा लगाना ठीक है या नहीं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या नहीं। तो यही बताया गया है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर रिपोर्ट दैट डिटेल द कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन अ स्पेसिफिक एरिया। इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एक तरीके की नोट होती है जिसमें डिटेल जो है इन डिटेल होती है कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के परफॉर्मेंस से रिलेटेड स्पेसिफिक एरियाज़ की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दीज रिपोर्ट्स आर यूजुअली पब्लिश्ड पीरियडिकली। ये पीरियडिकली जो है पब्लिश्ड की जाती हैं बाय गवर्नमेंटल एजेंसीज़ और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। एंड
they often have considerable effects on stock income, fixed income and forex exchange when they are released. ठीक है, जब ये रिपोर्ट्स जो हैं रिलीज़ की जाती हैं तो इनका कंसिडरेबल इफेक्ट पड़ता है किस पर, स्टॉक्स पर, फिक्स्ड इनकम्स पर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर। तो ये फॉरेक्स मार्केट पर इन फिक्स्ड इनकम पर और स्टॉक्स पर इनका इम्पैक्ट पड़ता है, वो कंसीडर किया जाता है इफ़ेक्ट की क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर की रिपोर्ट के थ्रू ये पता चलता है कि आपकी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही है, तो क्या लोग कंट्री के स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहेंगे, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, और कहीं ये होता है कि इस कंट्री की जो इकोनॉमी है बहुत अच्छी जा रही है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, या इनकम, फिक्स्ड इनकम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहेंगे कंट्री में। ठीक है, तो ये आपका ये डिफ़ाइन करता है, ये रिलीज़ जब होती है तो इससे ये डिफ़ाइन हो जाता है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है स्टॉक पर, फिक्स्ड इनकम पर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दे कैन ऑल्सो बी अ वेरी यूज़फुल फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये इन्वेस्टर के लिए जो होती है बहुत ज़्यादा वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट होती ही है एक ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे भी, और इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है क्योंकि वहाँ से वो जज कर पाता है हाउ इकोनॉमिक कंडीशन विल मूव मार्केट एंड गाइड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि कैसे एक मार्केट जो है वो मूव कर रहा है, किस तरीके से मूव करेगा और कर रहा है, आगे आने वाले समय में वो कैसे मूव करेगा। क्या मुझे इस अगर मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे अपना पैसा लगा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि उसमें लगातार गिरावट आ रही है, तो क्या मैं उसमें अपना पैसा लगाना चाहूँगी, नहीं लगाऊँगी। मैं स्टडी करूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा होगा इन द सेंस कि मैं मार्केट की स्टडी करके कि ये जो हर 3 महीने में इसका स्टॉक का जो पैसा है वो बढ़ जाता है, तो मैं ये स्टडी करी, मैं इंडिकेटर्स के थ्रू, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के थ्रू उस कंट्री की, तो उसके बाद ही मैं अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो करूँगी उस स्टॉक में या वहाँ की जो फिक्स्ड इनकम है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करूँगी या फॉरेन मार्केट में। इसके बाद कुछ देख लेते हैं कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। तो फर्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो होता है वो बहुत ही पॉपुलर इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ये रिप्रेजेंट करता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। ठीक है, ये गिवन ईयर में कंट्री में कितने गुड्स, फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, टोटल मार्केट वैल्यू क्या है उन फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज की, उसको रिप्रेजेंट करती है जीडीपी ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मैनी इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट एंड ट्रेडर्स डोंट एक्चुअली फोकस ऑन फाइनल एनुअल जीडीपी रिपोर्ट। जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट और ट्रेडर्स होते हैं वो फाइनल एनुअल जीडीपी रिपोर्ट पर फोकस नहीं करते हैं एक्चुअली में, बट वो क्या करते हैं, रैदर ऑन द 2 रिपोर्ट्स इशूड अ फ्यू मंथ्स बिफोर। जो 2 मंथ पहले जो 2 रिपोर्ट्स इशू होती हैं उन पर ज़्यादा उनका फोकस होता है, द एडवांस जीडीपी रिपोर्ट एंड द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। तो एडवांस जीडीपी जो रिपोर्ट होती है और प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट होती है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब वो 2 रिपोर्ट्स जो होती हैं वो फर्स्ट होती है फर्स्ट रिपोर्ट, लास्ट 2 महीने की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, एडवांस जीडीपी रिपोर्ट और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। तो उस पर ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर का, एनालिस्ट का फोकस जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फाइनल एनुअल जीडीपी रिपोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है रिटेल सेल।
रिटेल सेल का मतलब है ये मार्केट सेल से रिलेटेड है, और रिटेल सेल से रिलेटेड है, तो मर्केंडाइज से रिलेटेड हो जाता है ये कहीं ना कहीं। इसमें ये रिपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा मिडिल ऑफ ईच मंथ में रिपोर्ट की जाती है, ठीक है, रिलीज़ की जाती है। The retail sales report is very closely watched and measure of total receipt। जो सेल्स रिपोर्ट होती है बहुत क्लोजली मेज़र करती है, वॉच कर देखती है टोटल रिसिप्ट को, डॉलर वैल्यू को, और ऑल द मर्केंडाइज सोल्ड इन स्टोर, जो भी स्टोर्स में मर्चेंडाइज जो हैं वो सोल्ड हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द रिपोर्ट एस्टिमेट द टोटल मर्केंडाइज सोल्ड बाय टेकिंग सैम्पल डेटा फ्रॉम रिटेलर्स, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है वो एस्टिमेट करती है कि कितना सोल्ड डेटा है, सैम्पल डेटा क्या आ रहा है कि कितना रिटेलर्स के द्वारा अक्रॉस द कंट्री में कितना सेलिंग हुआ है, ठीक है, जिससे कि पता चले कि सेलिंग का मतलब कितना कंजप्शन हो रहा है, तो सेलिंग पर ही तो बेस्ड होगा कंजप्शन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देता है इन्वेस्टर्स को और क्या कहते हैं ट्रेडर्स को। अब फिगर दैट इज सर्व द प्रॉक्सी ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग लेवल, ठीक है। ये क्या करता है, ये फिगर्स, इसका फिगर शो करता है कि कंज्यूमर का स्पेंडिंग लेवल कितना है, वो कितना स्पेंड कर रहा है प्रोडक्ट्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, कितना उसका प्रॉक्सीमेटली कितना स्पेंडिंग लेवल इससे जज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करी जाती है मंथली बाय अ फेडरल रिजर्व के थ्रू मंथली इसको क्या किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। रिपोर्ट ऑन द चेंज इन अ प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री, ये क्या करती है, चेंजेस जो भी फैक्ट्रीज़ में, माइंस में, यूटिलिटीज़ इन यूएस में जो हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड जो चेंजेस हो रहे हैं फैक्ट्री में, माइन में, यूटिलिटीज़ में, यूएस में, उनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है उसको रिलीज़ किया जाता है। वन ऑफ द क्लोजली watched measure include in this report is the capacity utilization ratio। इससे क्या पता चलता है, इस रिपोर्ट से बेसिकली पता चलता है कि कैपेसिटी कितनी है यूटिलाइजेशन की, कितने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है और उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसको कितना और यूटिलाइज किया जा सकता है। विच एस्टिमेट द पोर्शन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जिससे क्या पता चलता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी का पोर्शन पता चल जाता है कंट्री की इकोनॉमी का, एंड दैट इज़ बीइंग यूज्ड रेदर दैन स्टैंडिंग आइडल इन अ इकोनॉमी। और कितना ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूटिलाइजेशन में आ सकती थी, इकोनॉमी के बूस्ट करने में इंक्लूड की जा सकती थी, बट बिल्कुल खाली पड़ी हैं, आइडल पड़ी हैं, आइडली खड़ी हुई हैं, इकोनॉमी में कोई भी कंट्रीब्यूशन उनका नहीं आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है आपका इंडिकेटर, वो है एम्प्लॉयमेंट डेटा। एम्प्लॉयमेंट डेटा आपने इसके रिगार्डिंग आगे पढ़ा था, माइक्रो लेवल स्टडी जब हम करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट डेटा पर भी बेस्ड होता है। ये भी एक क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है एम्प्लॉयमेंट डेटा कि एक कंट्री में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, तो दैट मीन्स कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कितनी सूटेबल है, कितनी सही है। ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करी जाती है द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स के द्वारा, जिसको हम BLS कहते हैं। ये रिलीज़ करती है एम्प्लॉयमेंट डेटा इन अ रिपोर्ट कॉल्ड अ नॉन फॉर्म पेरोल। नॉन फॉर्म पेरोल इसको बोला जाता है। ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ, हर फ्राइडे, हर मंथ के पहले फ्राइडे को इसको रिलीज़ किया जाता है। जनरली शार्प इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इंडिकेट प्रॉस्पर इकोनॉमिक ग्रोथ।
जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट डेटा कुड कॉज द करेंसी टू एप्रिशिएट इफ द कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन थ्रू इकोनॉमिक ट्रबल, बिकॉज द ग्रोथ कुड बी द साइन ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ एंड रिकवरी. Conversely, in an overheated economy, high employment can also lead the inflation. देखिए, जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, महंगाई भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती है. ठीक है, ओवर हीटेड इकोनॉमी को क्या करता है, ये ओवर हीट कर देता है. अब हर किसी के वैसे तो सभी को एम्प्लॉय होना चाहिए. अनएम्प्लॉयमेंट जितना अच्छा होता है, कंपनी उतना कंट्री उतना ही ग्रो करती है. बट अगर एम्प्लॉय है, हर व्यक्ति एम्प्लॉयड है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. मतलब महंगाई जो है वो भी लीड कर सकती है. ठीक है, हाई एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, लीड करता है इन्फ्लेशन को भी, विच इन दिस सिचुएशन कुड मूव द करेंसी डाउनवर्ड. जिससे कि क्या होता है, करेंसी जो है वो डाउनवर्ड चली जाती है. नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम CPI बोलते हैं, ऑल्सो इशू किया जाता है BLS के द्वारा. मेजर्स क्या करता है ये, द लेवल ऑफ रिटेल प्राइस चेंज. रिटेल के प्राइस में क्या चेंजेस आ रहा है, द कॉस्ट दैट कस्टमर पे, मतलब वो कॉस्ट जो कस्टमर पे कर रहा है उसमें क्या चेंज आ रहा है. एंड द बेंचमार्क फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन. और ये एक बेंचमार्क होता है इन्फ्लेशन को मेज़र करने का, कि महंगाई कितनी आने वाली है या कितनी है किसी भी कंट्री की. सेकंड पॉइंट कहता है कि यूजिंग अ बास्केट दैट रिप्रेजेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी. ये वो बास्केट है जो रिप्रेजेंट करती है गुड्स और सर्विसेज को इकोनॉमी में, कि क्या रिप्रेजेंटेशन, क्या गुड्स और सर्विसेज की रिप्रेजेंटेशन है इकोनॉमी में. द CPI कंपेयर्स द प्राइस चेंज मंथ आफ्टर मंथ एंड ईयर आफ्टर ईयर. ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, CPI जो है, वो कंपेयर करता है कि हर महीने कितना चेंज आ रहा है प्रोडक्ट या सर्विस में, और या हर साल कितना चेंजेस आ रहा है. तो ये रिपोर्ट जो है, ये बास्केट जो है, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. इसके बाद दिस रिपोर्ट इज़ वन ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर अवेलेबल. ठीक है, ये जो रिपोर्ट होती है वो क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको मोर इम्पॉर्टेंट होती है. इकोनॉमिक इंडिकेटर जो भी अवेलेबल इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं उनसे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड इट रिलीज कैन इंक्रीज वॉयलिटी इन इक्विटी. ये इक्विटी में वॉयलिटी को इंक्रीज़ करती है फिक्स्ड इनकम एंड फॉरेक्स मार्केट में. ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट में वॉयलिटी को इंक्रीज़ करती है, इक्विटी की, फिक्स्ड इनकम की, और फॉरेक्स मार्केट में. थैंक यू क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं आगे के टॉपिक्स को.